हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स है उसको पढ़ लिया है। तो सेल के अभी तक जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इन्वेलप होते हैं, उसके ऊपर कवर होता था। ठीक है, जो राइबोसोम्स वो राइबोसोम्स में कोई इन्वेलप नहीं होता है। ठीक है, वे नॉन इन्वेलप्ड होते हैं, इस पर कोई ऑर्गेनेल्स इस पर कोई इन्वेलप नहीं होता है। और जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। प्रोटीन को क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अब ये राइबोसोम्स कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टाइनी स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉलेस्ट होते हैं और ये फ्रीली होते हैं। सेल्स में क्या होते हैं, फ्रीली होते हैं, मतलब कहीं भी प्रेजेंट होते हैं, अपने फ्री तरह से कहीं भी प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तभी हमने पढ़ाया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम्स होता है उस पर भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो ये फ्रीली भी होते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स पे भी प्रेजेंट होते हैं, और दोनों जगह वो क्या काम करते हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्रोटीन बनाते हैं। अब देखते हैं राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स कैसा है, बहुत ही स्मॉलेस्ट, बहुत ही छोटे ऑर्गेनेल्स हैं। और यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल्स, यूनिवर्सल का मतलब कि जो पूरे यूनिवर्स में, मतलब हर जगह प्रेजेंट हो, हर जगह सब में प्रेजेंट हो। यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। और कैसे होते हैं, नॉन इन्वेलप्ड मेम्ब्रेनलेस। नॉन इन्वेलप्ड मतलब इसमें मेम्ब्रेन है, तो किसी प्रकार का कोई मेम्ब्रेन्स नहीं होता है राइबोसोम्स के ऊपर। राइबोसोम्स इज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय जॉर्ज पैलाडे। राइबोसोम्स कैसा होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ग्रैनुलर का मतलब बहुत ही छोटे छोटे दाने लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसी को ग्रैनुलर बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ग्रैनुलर लाइक होता है। इसको सबसे पहले कौन देखा था, जॉर्ज पैलाडे। जॉर्ज पैलाडे जो थे उन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। इसीलिए ये जो राइबोसोम्स है उसको और क्या नाम दिया गया, क्या नाम से बोलते हैं, तो पैलाडे ग्रेन्यूल्स। सबसे पहले राइबोसोम्स को जॉर्ज पैलाडे ने देखा था, ऑब्जर्व किया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे राइबोसोम्स को और क्या नाम से बुलाते हैं, तो पैलाडे ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखेंगे जो राइबोसोम्स होते हैं किससे बने होते हैं। तो राइबोसोम्स क्या क्या किससे बने होते हैं, आरएनए से और प्रोटीन से। ठीक है, राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। और जो ये आरएनए होते हैं वो आरएनए होते हैं, मतलब राइबोजोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ आरएनए प्रोटीन्स देन कॉल्ड आरएनपी, यानी राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं। ये क्या कंपोज करते हैं, तो आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसीलिए आरएनए का मतलब फुल फॉर्म बताते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम से बोलते हैं, इसको और क्या बोल सकते हैं, तो आरएनपी बोलते हैं। आरएनपी का मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, राइबोन्यूक्लियो का मतलब कि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनाता है, इसलिए राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल, राइबोसोम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोमल क्या करते हैं, तो प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्रोटीन को सिंथेसिस करते हैं। और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस को प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, तो ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ये सब हम भी आगे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी ये जानते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस होना क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। ठीक है, अब आरएनए कितने टाइप के होते हैं, तो आरएनए 2 टाइप्स के होते हैं, एक 70S टाइप के और एक 80S टाइप के। कंसिस्ट 2 सब यूनिट, राइबोसोम्स कंसिस्ट 2 सब यूनिट। जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 सब यूनिट को वो करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। एक स्मॉल सब यूनिट होता है और एक लार्ज सब यूनिट होता है। ठीक है, लार्ज सब यूनिट होता है और सेकेंड स्मॉल सब यूनिट होता है। और राइबोसोम्स हमने आपने बताया 70S टाइप के होते हैं और एक 80S टाइप के होते हैं। जो 70S टाइप के होते हैं उसमें भी दो टाइप के होते हैं। 70S टाइप में 2 प्रकार होते हैं, एक 50S होता है, एक 30S होता है। ठीक है, अब ये नहीं सोचिए कि 50S जो होता है 30S, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 70S बनेगा। इन दोनों को ऐड नहीं करते हैं। अभी बताया ना मैंने, जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें दो यूनिट होते हैं, स्मॉल होते हैं, लार्ज होते हैं। तो जो लार्ज होता है वो 50S होता है, जो स्मॉल होता है वो 30S होता है। ठीक है, ये 70S में होता है। और जो 80S राइबोसोम्स होता है बेटा, उसमें क्या होता है 60S और एक 40X। जो लार्ज सब यूनिट होता है, ये 2 सब यूनिट होते हैं। तो जो लार्ज सब यूनिट हुआ है,
लार्ज सब यूनिट में 60s होता है। कैसा होता है? 60s। और जो स्मॉल सब यूनिट होता है वो कैसा होता है? 40s। इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे, ये दोनों अलग अलग हैं। बस 2 सब यूनिट होते हैं राइबोसोम्स में। तो लार्ज वाला क्या हो गया आपका? 60s हो गया, और स्मॉल वाला क्या हो गया आपका? 40s हो गया। अब ये जो दोनों सब यूनिट है, ये दोनों क्या होते हैं? राइबोसोम्स दोनों आपस में जुड़े होते हैं। यहाँ पर आपने इमेज में देखा है कि जो दोनों सब यूनिट है ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो जो ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये क्या, इसमें क्या होता है? एक मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम के थ्रू ये दोनों आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, 50s और 50s और 30s, ये दोनों सब यूनिट क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं। मैग्नीशियम के थ्रू आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। जो 70s है, ये जो S है, ये जो S है उसको क्या नाम दिया गया है? किस नाम से जानते हैं? स्वेडबर्ग्स यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्वेडबर्ग्स यूनिट का मतलब क्या समझेंगे? तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि उसकी डेंसिटी देखना है, ये जो राइबोसोम्स है उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या है, उसकी साइज क्या है, उसी को सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो S जो 70s 80s, S का मतलब क्या होता है? कि स्वेडबर्ग्स यूनिट। स्वेडबर्ग्स यूनिट का मतलब क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या होता है? कि जैसे सेंट्रीफ्यूज करना, किसी छोटे से ट्यूब में क्या होता है? उसमें कोई भी मॉलिक्यूल्स को, 2 पार्टिकल्स होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसको मॉलिक्यूल्स को उसमें ट्यूब में डाल के उसको क्या करेंगे? खूब तेज़ी से सेंट्रीफ्यूज करेंगे, चलाएंगे खूब तेज़ी से। तो वो क्या, जो सेंट्रीफ्यूज हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? उस ट्यूब में नीचे की तरफ बैठ जाते हैं, और जो थोड़ा लो पार्टिकल्स होते हैं जो हैवी नहीं होते हैं वो क्या होते हैं? ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं। तो दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? जो पार्टिकल्स होते हैं दोनों पार्टिकल्स अलग अलग हो गए, तो क्या होता है? उससे क्या, उसी को सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन करना बोलते हैं। तो इसी को यही है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। उससे क्या होता है कि वॉल्यूम पता करते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं उसकी वॉल्यूम, कौन सी वॉल्यूम कितनी है, क्या है, तो उसको पता चलता है। ठीक है, तो 2 सब यूनिट हो गया आपका, 50 हो गया और 30s हो गया। 80s में कौन सा होता है? 60s और 40s। जब यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो जो सबसे स्मॉल सब यूनिट होता है, जो सबसे स्मॉल सब यूनिट है वो सबसे पहले क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। ठीक है, वो RNA से सबसे पहले इंटरेक्ट कर लेता है। अब 70s टाइप और 80s टाइप किस में प्रेजेंट होते हैं? जो राइबोसोम 70s टाइप के होते हैं और 80s टाइप के होते हैं, वो किस में प्रेजेंट होते हैं? तो 70s टाइप का जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं वो आपका ER मेम्ब्रेन्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, मैंने बताया था आपको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में जो होता है उस पर कौन से राइबोसोम्स होते हैं? तो 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। और जो आउटर न्यूक्लियर इन्वेलप होता है, ठीक है, जो बाहरी न्यूक्लियर इन्वेलप होता है उस पर भी कौन से राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं? तो 80s टाइप के। आई होप आपको राइबोसोम्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब राइबोसोम्स के बाद हम क्या पढ़ेंगे? साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होते हैं? तो साइटो का मतलब होता है सेल। ठीक है, सेल का स्केलेटन, जैसे हमारी बॉडी क्या है, हमारी बॉडी क्या होती है? स्केलेटन से बनी होती है, तो वैसे ही सेल क्या होती है? सेल का भी एक स्केलेटन होता है जिससे सेल्स बना होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? साइटोस्केलेटन। सेल्स का क्या काम होता है? हमारे बॉडी का स्केलेटन जो होता है, हमारी बॉडी स्केलेटन से बनी है, तो उसका क्या काम होता है? ये क्या कहता है? हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देता है। ठीक है, एक शेप बनाता है जिससे हमारी बॉडी क्या रहे? एक अच्छी दिखे, इसको एक शेप मिले। तो वैसे जो साइटोस्केलेटन होता है वो भी क्या करता है? सेल को एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसको शेप प्रोवाइड करता है, उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो बाहरी कोई मतलब इंजरी ना हो उससे क्या करता है? उसको हेल्प करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। चलिए देखते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस मीन्स क्या होता है? सेल, यानी स्केलेटन ऑफ सेल। साइटोस्केलेटन का मतलब क्या होता है? सेल का स्केलेटन, जो क्या करता है? मेंटेन शेप ऑफ द सेल। सेल के शेप को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है, उसको इसके आकार को क्या करता है? एक अच्छी तरह से मेंटेन करता है। ये साइटोस्केलेटन कैसे होते हैं? सेल में क्या होता है कि एक जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो साइटोस्केलेटन सेल में क्या होता है? जाल लाइक। जब साइटोप्लाज्म में हम देखते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जब देखते हैं तो उसमें देखते हैं बहुत सारे जाल लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं। वही क्या होते हैं? साइटोस्केलेटन होते हैं, जो क्या कहते हैं? सेल को शेप प्रोवाइड करते हैं।
और ये जो नेटवर्क होते हैं, जो जाल होते हैं, वो क्या होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने थे, प्रोटीनियस होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बने, जितने भी जाल होते हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेटवर्क ऑफ द माइन्यूट प्रोटीनियस स्ट्रक्चर इन द सेल कंसिस्ट ऑफ, जो साइटोस्केलेटन जो होते हैं वो क्या क्या तीन, उसमें जो नेटवर्क होता है, सेल का नेटवर्क होता है, वो क्या होता है, वो 3 टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, 3 टाइप के प्रोटीन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या होता है, जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो जाल जो बना होता है वो किसका बना होता है, तो आपका माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, माइक्रोफिलामेंट का बना होता है और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स का बना होता है। जैसा कि माइक्रोट्यूब्यूल, इसको समझने में समझ में आ रहा है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ट्यूब लाइक होता है, ठीक है, ट्यूब का बना होता है, जो खोखला होता है। उसमें कौन कौन से आपके प्रोटीन्स होते हैं, तो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जो माइक्रोट्यूबुलिन्स होता है वो जाल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो ट्यूब लाइक होता है, एकदम हॉलो होता है, खाली होता है, और उसमें प्रोटीन्स होता है, ट्यूबुलिन्स प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड कौन सा आपका उसमें जो होता है, माइक्रोफिलामेंट। सेकेंड जो जाल होता है वो कैसा होगा, किसका होता है, तो माइक्रोफिलामेंट्स का होता है। माइक्रोफिलामेंट में कौन सी प्रोटीन्स होती है, एक्टिन और मायोसिन। कौन सी प्रोटीन होती है, एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं जो माइक्रोफिलामेंट्स को बनाते हैं। और जो माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल से भी बहुत ही ज़्यादा पतली होती है, ठीक है, बहुत ही पतला लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो फिलामेंट होता है, जैसे रस्सी की तरह होता है, ठीक है। और थर्ड क्या होता है आपका, इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट में कौन सी प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन होती है और विमेटिन्स। केराटिन और विमेटिन प्रोटीन से मिलकर के कौन सा फिलामेंट बनता है, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये तीनों जो फिलामेंट होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये तीनों से मिल करके जाल बनता है, ठीक है। जिस तरह से हम एक घर को बनाने के लिए पिलर की नीड होती है, ठीक है, जो क्या करता है, घर को एक शेप, बाहरी मतलब शेप दे देता है, फिर उसके बाद से बाकी इंस्ट्रक्शन का काम, उसमें कंस्ट्रक्शन काम चलता रहता है। वैसे ही जो साइटोस्केलेटन होता है वो क्या करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है, सेल को क्या, पिलर का मतलब काम करता है, उसको बचा के रखता है। बाकी कोई भी बाहरी इंजरी जो होते हैं, उससे चोट लगे तो जो अंदर के जो बाकी ऑर्गेनेल्स है उसको कोई क्षति ना पहुँचे, ठीक है, उससे कोई हार्म्स ना हो। तो यही साइटोस्केलेटन्स का काम है। Cytoskeletons influence locomotion, protects the cell from damage ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेस। वही कह रहा है कि जो साइटोस्केलेटन होते हैं वो क्या काम करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, यानी मूव करने में, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने में लोकोमोशन में क्या करते हैं, साइटोस्केलेटन का मूव। जैसे हमारी बॉडी, अगर इसके अंदर साइटोस्केलेटन है, हमारे बॉडी के अंदर स्केलेटन्स ना रहे तो हम चलेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे, क्या होता है, कहीं भी गिर जाएगी, लुढ़क जाएगी। तो जो इससे जो स्केलेटन होते हैं, स्केलेटन की वजह से क्या है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर रहे हैं, हमारी बॉडी को एक अच्छी सी शेप मिली है। तो वैसे साइटोस्केलेटन क्या करते हैं, सेल को एक शेप प्रोवाइड कर देते हैं और उसको चलने में मूव करते हैं, ठीक है। हेल्प इन क्रोमोजोमल मूवमेंट एंड साइक्लोसिस। क्रोमोजोमल मूवमेंट में ये मदद करते हैं। साइटोस्केलेटन किस काम में मदद करते हैं, इसको क्रोमोजोमल मूवमेंट। क्रोमोजोमल मूवमेंट का मतलब क्या होता है, क्रोमोजोम्स, जो क्रोमोजोम्स पाए जाते हैं सेल के अंदर, उसको क्या करते हैं, उसका साइज मतलब चेंज करना, उसके शेप को चेंज करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कराना, उसके शेप को चेंज करना, ये साइटोस्केलेटन का काम होता है। और क्या करते हैं, साइक्लोसिस करना, इसका भी मतलब होता है गति, यानी प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग बोलते हैं इसको। ये भी क्या करता है, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग करता है, यानी मूव करने में, गति करने में मदद करवाता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल्स। साइटोस्केलेटन के कारण जो वैक्यूल्स होता है हमारे सेल्स में, जिसमें पानी को स्टोर करके रखा जाता है, ये साइटोस्केलेटन के कारण होता है। क्यों करता है, क्योंकि सेल को फुला के रखता है, उसके अंदर वैक्यूल्स बन जाते हैं और उसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है। ये साइटोस्केलेटन नहीं होते तो सेल्स क्या होते हैं, पिचक जाते हैं आपस में और उसमें वैक्यूल्स नहीं बन पाता, ठीक है। तो अगर साइटोस्केलेटन नहीं रहे तो जो सेल्स होते हैं उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकता, साइटोस्केलेटन के कारण ही उसमें मूवमेंट हो सकता है। तो चलिए हम लोगों ने राइबोसोम्स देख लिया। राइबोसोम्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, वो फ्रीली भी होते हैं और क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में भी अटैच होते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा साइटोस्केलेटन क्या होते हैं। साइटोस्केलेटन मतलब सेल का स्केलेटन, ठीक है, जो क्या करता है, जिसके थ्रू वो सेल क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं। अब ये दोनों देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, सीलिया और फ्लैजला। सीलिया फ्लैजला की बात करते हैं। जो सीलिया और फ्लैजला होते हैं वो क्या करते हैं, उसी के थ्रू जो क्या होता है, उसी के थ्रू सेल्स मूव करते हैं। सीलिया यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर छोटे छोटे फाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, फाइनी थिन होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसको सीलिया या फिर फ्लैजला बोलते हैं।
सीलिया जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही पाया जाता है, लेकिन फ्लैजला जो होता है वो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में पाया जाता है फ्लैजला। सीलिया कैसा होता है, सीलिया की जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही छोटी छोटी होती है, सीलिया बहुत ही कम मतलब छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो फ्लैजला होते हैं उनकी साइज बड़ी होती है और नंबर्स में क्या होते हैं वो कम होते हैं, बहुत ही कम नंबर्स में होते हैं, 1 या 2 इससे इतना ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सीलिया की जो मूवमेंट होती है वो कोऑर्डिनेट मूवमेंट होती है। कोऑर्डिनेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि वो किसी तरह मतलब सिर्फ एक ही दिशा में मूवमेंट करेंगे, सिर्फ एक दिशा में मूवमेंट करेंगे और अपने मूवमेंट तो करेंगे, स्वयं को तो मूवमेंट कराएंगे, लेकिन अपने साथ साथ उसके जो मटेरियल्स होते हैं उसको भी मूवमेंट कराते हैं सीलिया। ठीक है, जैसे क्या हुआ हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखेंगे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में बहुत ही छोटे छोटे ट्रैक्ट क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। वो सीलिया क्या करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं, हवा क्या करता है मतलब अंदर प्रवेश करता है, हमारे बॉडी के अंदर जाता है। ठीक है, फेफड़े में जाता है, तो वो क्या करते हैं बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, तो स्वयं तो मूव कर ही रहे हैं लेकिन अपने साथ साथ उस हवा को भी मूव करा रहे हैं, अपने उस मटेरियल्स को भी मूव करा रहे हैं, इसलिए सीलिया क्या है, कोऑर्डिनेट मूवमेंट है। लेकिन जो फ्लैजला है वो क्वाड्रिलेटरल मूवमेंट है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ मतलब वो चारों दिशा में मूव करे, किसी भी दिशा में मूव कर सकता है। जैसे फ्लैजला क्या है कि किसी भी दिशा में मूव कर सकता है। ठीक है, अपने आप मूव कराने के लिए वो हर तरफ से मूव कर सकता है और वो मटेरियल्स को मूव नहीं करा सकता है। ठीक है, और मूवमेंट देखेंगे तो जो सीलिया का मूवमेंट होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन फ्लैजला का मूवमेंट बहुत ही स्लो होता है, एक वेव लाइक स्ट्रक्चर में होता है। जैसे वेव ऐसे ऐसे स्लो में चलता है, वैसे ही क्या होता है जो फ्लैजला होता है वो क्या करता है, वो वेव लाइक उसका मूवमेंट होता है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया क्या ह्यूमन बॉडी में सीलिया या फिर फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं, बताइए। तो ह्यूमन बॉडी में सीलिया नहीं प्रेजेंट है, एपिथेलियम सीलियम होते हैं, एपिथेलियम सीलिया होते हैं, एपिथेलियम सीलिएटेड होते हैं हमारी बॉडी में। और फ्लैजला, तो फ्लैजला सिर्फ और सिर्फ स्पर्म जो होता है, स्पर्म सेल में उसमें फ्लैजला प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो फ्लैजला या फिर सीलिया होता है उसका बाहरी स्ट्रक्चर तो हमने बता दिया कि कैसा कैसा डिफरेंट होता है, लेकिन जो इंटरनली स्ट्रक्चर होता है, जो अंदर की स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, सेम होती है। सीलिया और फ्लैजला की जो इंटरनली स्ट्रक्चर्स होता है वो दोनों सेम होता है। जैसे ये फिगर देखिए यहाँ पे हमने बनाया, तो सीलिया और फ्लैजला दोनों को क्या करें, बीच में क्रॉस सेक्शन करेंगे, बीच से कट करेंगे, तो बीच को कट करने के बाद इसको देखिए माइक्रोस्कोप में देखा क्या, तो ऐसा स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है। इसमें क्या होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्जोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्जोनीमा। जो पेरिफेरल में क्या होता है, पेरिफेरल में कितने होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अंदर क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करता है। 9 पेरिफेरल हैं, 9 कितने ट्यूब हैं, 9 ट्यूब हैं जो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने ट्यूब हैं, 9 ट्यूब हैं। और वो ट्यूब कैसे होते हैं, पेयर्स में होते हैं। बीच में भी ट्यूब हैं, बीच में 2 ट्यूब है, लेकिन वो पेयर्स में नहीं है, वो दोनों एक ब्रिज से कनेक्ट है। ठीक है, दोनों के बीच देखिए एक ब्रिज है, जो ब्रिज से दोनों कनेक्ट हैं, तो उसको पेयर्स नहीं बोलेंगे, उसको 2 अलग से कनेक्ट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 9+2 एरे अरेंजमेंट बोलते हैं। 9+2 एरे अरेंजमेंट क्यों, क्योंकि साइड में पेरिफेरल में 9 पेयर्स होते हैं ट्यूब, और बीच में 2 ट्यूब होते हैं जो पेयर्स में नहीं होते, जो ब्रिज से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बाकी जो 9 ब्रिज होते हैं, बीच में देखिए जो बीच में जो 2 ट्यूब हैं, बीच में जो दोनों ट्यूब हैं वो क्या होते हैं, सेंट्रल शीथ से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। ठीक है, सेंट्रल शीथ से क्या हुए हैं, घिरे हुए हैं। और जो पेरिफेरल ट्यूब हैं, जो पेरिफेरल में पेयर्स ट्यूब हैं, वो क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी ब्रिज के थ्रू, एक रेडियल स्पोक के थ्रू क्या कर रहे हैं, उससे कनेक्ट हुए हैं, सेंट्रल शीथ से कनेक्ट हैं सारे। ठीक है, तो अब समझ में आया इसको 9+2 एरे अरेंजमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पेरिफेरल्स में क्या देखेंगे, 9 ट्यूब्स हैं जो पेयर्स में कनेक्ट हैं, पेयर्स में होते हैं। और बीच में जो होते हैं ट्यूब वो क्या होते हैं, पेयर्स में नहीं होते, सिर्फ अकेले दोनों हैं और दोनों एक ब्रिज से कनेक्ट है, इसलिए इसको 9+2 एरे अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स एक्ट एज ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशंस। जैसे पैरामीशियम हम देख लेंगे, पैरामीशियम में क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,